हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे साइट्स एंड सीएमएस के बारे में। इन फैक्ट वी विल डिस्कस एवरीथिंग विच इज़ रेलिवेंट फॉर प्रीलिम्स दिस ईयर। साइट्स और सीएमएस है क्या, इनमें जो अपेंडिसेस आते हैं उनमें क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कब कब होस्ट होती हैं, और इंडिया में अगर कोई सीओपी होस्ट हुआ है या नहीं, और जो लेटेस्ट सीओपी था उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट टेक अवेज हैं, सब कुछ एंड टू एंड कवरेज ऑफ साइट्स इन सीएमएस विल बी डन इन दिस वीडियो। शुरू करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। अगर आप हमारा कोई भी कोर्स लेते हैं, चाहे प्रीलिम्स क्रैश कोर्स कंप्लीट हो या इंडिविजुअल क्रैश कोर्स हो या फिर करंट अफेयर्स हो या FLTs या टोटल कंप्लीट टेस्ट सीरीज, आप उन सब में 10% ऑफ पा सकते हैं इफ़ यू यूज़ मनमीत कोड MANMEET, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ साइट्स क्या है? साइट्स इज कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा इज प्लांट्स, फौना इज एनिमल्स। ये एक ऐसी कन्वेंशन है जो इंश्योर करती है कि इंटरनेशनल ट्रेड थ्रेटन नहीं करेगा सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स को। या तो अगर स्पीशीज ऑफ प्लांट्स या एनिमल इन कंसिडरेशन के नंबर्स बहुत कम हैं तो उनकी ट्रेड वुड बी बैंड, प्रोहिबिटेड, और अगर नंबर्स अलाउ करते हैं तो ट्रेड हम रेगुलेटेड वे में या कंट्रोल्ड वे में करेंगे। तो साइट्स इंश्योर करता है कि इंटरनेशनल ट्रेड या तो हो ही ना, और अगर हो रही है तो कंट्रोल्ड वे में हो। बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड को इस तरह से करना कि वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स की स्पीशीज़ का जो सर्वाइवल है वो थ्रेटन ना हो। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि इंटरनेशनल ट्रेड से क्या होता है, बहुत सारी स्पीशीज़ हैव आइदर गॉन एक्सटिंक्ट और आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। जैसे हमारे पास पैंगोलिन है विच इज़ अ स्केली मैमल, और उसके स्केल्स के लिए उसको ट्रैफिक्ड किया जाता है, मीट के लिए ट्रैफिक्ड किया जाता है, मोस्ट ट्रैफिक्ड मैमल है वो, एंड इट इज़ चाइनीज़ पैंगोलिन तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड भी है, ठीक है। सो ये इंश्योर करता है कि ट्रेड अगर स्पीशीज़ का नंबर बहुत कम है तो हो ही ना, रेगुलेट, और अगर थोड़ा ज़्यादा है तो रेगुलेटेड वे में हो। अब ये जो थॉट है इसको एज अ रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था 1963 में बाय द मेंबर्स ऑफ IUCN, एंड फाइनली दिस कन्वेंशन वाज साइंड इन 1973 एंड इट केम इनटू फोर्स इन 1975। क्योंकि फोर्स में तभी आता है जब कन्वेंशन को एक एक नंबर ऑफ पार्टीज रैटिफाई करते हैं। तो कन्वेंशन के फोर्स में आने में और साइन होने में हमेशा गैप रहता है। अब जो साइट्स है ना, इट इज़ लीगली बाइंडिंग, जबकि जो CMS है उसमें लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट्स भी आते हैं एंड नॉन लीगली बाइंडिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी आते हैं। ये हम देखेंगे आगे। अब साइट्स लीगली बाइंडिंग है बट इट डज नॉट टेक द प्लेस ऑफ नेशनल लॉज। अब अगर एक पार्टी ने साइन कर लिया साइट्स, तब भी उसको अपने देश में लेजिस्लेशंस बनाने पड़ेंगे, ठीक है, सो एज टू कंप्लीटली इम्प्लीमेंट एंड इन्फोर्स ऑल द प्रोविजंस ऑफ द कन्वेंशन, राइट। सो द पॉइंट इज दैट इट इज लीगली बाइंडिंग बट इट इज नॉट सेल्फ एग्जीक्यूटिंग, और ये तब तक फुली इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता जब तक जो पार्टीज है वो डोमेस्टिक लेवल पे मेजर्स ली। इसीलिए जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 की, उसको अमेंड किया गया है 2022 में टू मेक इट मोर साइट्स कंप्लायंट, और एक एडिशनल शेड्यूल 4 ऐड किया गया है फॉर साइट स्पीशीज। अगर आप इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की अमेंडमेंट के बारे में डिटेल में देखना चाहते हैं तो मैं वीडियो का लिंक लगा दूंगी। बट द पॉइंट इज इट इज़ लीगली बाइंडिंग, बट ये डोमेस्टिक लॉज की जगह नहीं लेता। इनफैक्ट ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसके बाद जो पार्टीज हैं वो डोमेस्टिक लेजिस्लेशंस को बनाती हैं जो कि साइट्स को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है, राइट। सो इट प्रोवाइड्स यू विद अ फ्रेमवर्क। अब 3 मार्च हर साल वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1973 में साइट्स वाज साइंड। अब अगर हम अपेंडिसेस की बात करें, अपेंडिक्स 1 का मतलब होता है कहीं भी हो एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन। इसमें वो स्पीशीज आती हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंडेंजर्ड हैं और उनमें ट्रेड अलाउड ही नहीं है। सो अपेंडिक्स 1 में वो स्पीशीज आती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंडेंजर्ड हैं, और क्योंकि उनके नंबर्स इतने कम हैं, वो इतनी ज़्यादा इंडेंजर्ड हैं, तो उनमें हम ट्रेड अलाउ कर ही नहीं सकते। तो ट्रेड इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड, एक्सेप्ट अगर आप रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए ट्रेड करना चाहते हो तो वो अलाउड है, बट अदरवाइज कमर्शियल ट्रेड
या किसी भी और फॉर्म ऑफ ट्रेड इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड। अपेंडिक्स 2 में वो स्पीशीज आती हैं जिनके नंबर कम है लेकिन इतने कम नहीं है कि ट्रेड बैन कर दी जाए, तो उनके केस में ट्रेड को रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, साइट्स से ना आपको एक्सपोर्ट परमिट चाहिए होता है लेकिन इंपोर्ट परमिट नहीं चाहिए। अब सपोज इंडिया कोई स्पीशीज को इंपोर्ट कर रहा है फ्रॉम अमेरिका, नो इंडिया इज द इंपोर्टिंग कंट्री, तो इंडिया को इंपोर्ट परमिट नहीं चाहिए, लेकिन अमेरिका एक्सपोर्ट कर रहा है तो उसको एक्सपोर्ट परमिट चाहिए होता है। और अपेंडिक्स 3 में वो स्पीशीज आती हैं जो कि सपोज अगर कोई पार्टी है अब उसके देश में, तो उस स्पीशीज की जो ट्रेड है उसको रेगुलेट कर रही है वो पार्टी। अगर मैं इंडिया का एग्जाम्पल लूँ, इंडिया अपनी बाउंड्री में तो उस स्पीशीज को रेगुलेट कर रही है, लेकिन उसको इंटरनेशनल कोऑपरेशन चाहिए, उसको लेट्स से पाकिस्तान भूटान का भी कोऑपरेशन चाहिए ताकि वो इसकी जो ट्रेड है उसको और बेटर वे में इंश्योर कर पाए, कंट्रोल करना। तो वो जो स्पीशीज है वो अपेंडिक्स 3 में आती हैं। सो दीज आर इंक्लूडेड एट द रिक्वेस्ट ऑफ अ पार्टी दैट ऑलरेडी रेगुलेट्स ट्रेड्स इन द स्पीशीज एंड नीड्स द कोऑपरेशन ऑफ अदर कंट्रीज। अब साइट्स का जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है वो हर 3 सालों में एक बार होता है। इनफैक्ट CMS का भी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है वो हर 3 सालों में एक बार होता है। अब रिसेंटली COP19 हुआ था साइट्स का इन पनामा सिटी, राइट, और इंडिया ने भी साइट्स का COP होस्ट किया है। इंडिया ने 3rd COP होस्ट किया था साइट्स का इन न्यू दिल्ली इन 1981, तो ये भी आप ज़रूर याद कर लीजिए। अब COP19 में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए। पहला, इंडिया का जो शीशम है दैट इज इंक्लूडेड इन अपेंडिक्स 2, ठीक है। अब अगर कोई स्पीशीज अपेंडिक्स 2 में इंक्लूडेड है तो उसका क्या मतलब है कि उसका ट्रेड रेगुलेटेड है। ट्रेड रेगुलेटेड है तो हमें परमिट चाहिए, एक्सपोर्ट परमिट चाहिए, राइट। तो इंडिया ने बोला क्योंकि इंडिया में ये स्पीशीज अबंडेंटली मिलती हैं, दुनिया भर में ये कम होगी लेकिन इंडिया में अबंडेंटली मिलती हैं, और इंडिया इसके फर्नीचर हैंडीक्राफ्ट्स बनाकर एक्सपोर्ट करता है। अब जब एक्सपोर्ट परमिट चाहिए होता है तो जो लोग इसे बनाते हैं उनका लाइवलीहुड इफेक्ट होता है, बिकॉज आप फ्रीली उसको एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हो। तो इंडिया ने रिक्वेस्ट करी थी कि आप इसको अपेंडिक्स 2 से निकाल दो, लेकिन बाकी कंट्रीज़ ने अग्री नहीं किया। बट एक रिलीफ ज़रूर मिला इंडिया को कि पहले क्या होता था, पहले अगर 10 किलो का आप शीशम से बना हुआ फर्नीचर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको परमिट चाहिए 10 किलो या 10 किलो से ज़्यादा का, कम में नहीं चाहिए होता। तो पहले हम काउंट करते थे फर्नीचर में शीशम वुड के साथ साथ बाकी कोई वुड लगी है, वो कोई मेटल का पार्ट है, उसको भी 10 किलो में या वेट में काउंट कर लिया जाता था। अब रिलीफ ये मिला है कि अगर एक फर्नीचर के पार्ट में शीशम 10 किलो से कम है, बाकी चीज़ें 10 किलो, बाकी चीज़ें जो मेटल है या दूसरी तरह की वुड है उसको इंक्लूड नहीं किया गया, सिर्फ शीशम अगर 10 किलो से कम है तो उसके लिए आपको परमिट नहीं चाहिए। तो दिस विल बूस्ट इंडियन हैंडीक्राफ्ट बिजनेस। उसके बाद जो हमारे सी कुकुम्बर्स हैं जो हमारे देश में भी मिलते हैं, उनको अपेंडिक्स 2 में ऐड करने का जो प्रपोजल था उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो सी कुकुम्बर्स आर नाउ इन अपेंडिक्स 2 ऑफ साइट्स। एंड इंडिया का प्रपोजल था रेड क्राउंड रूफिड टर्टल को, जिसको बटागुर कछुआ भी कहा जाता है, उसको अपेंडिक्स 2 से अपेंडिक्स 1 में लाने का, तो वो भी एक्सेप्ट हो गया है। अब शीशम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इसमें रिलीफ मिला है। एंड नाउ दिस इज़ अ नॉर्थ इंडियन रोजवुड या शीशम या डलबार्जिया सीसो, ये तीनों इसी के नाम है, ये साइंटिफिक नेम है। और ये एक हार्डी स्पीशीज़ है, मतलब ड्राई एरियाज में भी ये ग्रो कर जाती है। इट इज़ अ डेसिडुअस रोजवुड ट्री जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट और सदर्न ईरान में आपको मिलती है, एंड इट इज़ नेटिव टू द फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज, ठीक है। सो यही जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया उसको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। देन सी कुकुम्बर्स क्या होते हैं ना, दीज आर एकाइनोडर्म्स, ठीक है, ये आते हैं इनवर्टिब्रेट्स में, और ये मेरीन इनवर्टिब्रेट्स हैं, मतलब ओशंस में मिलते हैं, और ये आपको ना फ्लोर ऑफ द सी पे मिलेंगे एंड मोस्टली ट्रॉपिकल रीजन्स में मिलते हैं। एंड यू नो सी कुकुम्बर्स क्या हैं, दीज आर डेट्रीवोस ऑफ द मेरीन इकोसिस्टम। डेट्रीवोस हैं
और ये ना जो हमारे पास डेट्रिटस होता है उसको ब्रेक डाउन करते हैं, तो ये ब्रेक डाउन करते हैं एंड दे ऑल्सो प्रोड्यूस कैल्शियम कार्बोनेट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कोरल्स। तो ये बहुत इंटीग्रल पार्ट है कोरल इकोसिस्टम का भी। अब सी कुकुम्बर्स को जैसे अपेंडिक्स 2 में इंक्लूड करने की बात की गई है, और सी कुकुम्बर्स ना दे एक्चुअली लुक लाइक अ कुकुम्बर, ठीक है, इनको समुद्र खीरा, समुद्र खीर भी कहा जाता है, और ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली ट्रैफिक्ड मेरीन स्पीशीज थी इंडिया में। इनफैक्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी विच इज़ एन एनजीओ बेस्ड आउट ऑफ कर्नाटका इन इंडिया, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी और उसमें पता चला था कि तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा इनकी ट्रैफिकिंग होती है, और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा सीजर्स हुए थे ऑफ दीज सी कुकुम्बर्स फॉलोड बाय महाराष्ट्र, ठीक है। तो काफ़ी ट्रैफिक है, तो तभी इनको जो है सबको एटलीस्ट अपेंडिक्स 2 में तो इंक्लूड कर ही लिया है। और अगर इनके IUCN स्टेटस की बात करूँ तो वो डिफरेंट है, किसी का इंडेंजर्ड है, डिफरेंट स्पीशीज़ का डिफरेंट IUCN स्टेटस है। उसके बाद रेड क्राउन रूफेड टर्टल, रेड क्राउन इसका होता है, इस वजह से इसका ये नाम है। नाउ दिस इज़ अ फ्रेश वाटर टर्टल। ये आपको ना चंबल रिवर नेशनल चंबल सैंक्चुरी विच इज़ नोन फॉर घड़ियाल, रेड क्राउन रूफेड टर्टल एंड योर गंगेटिक डॉल्फिन्स, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मिलता है। इनफैक्ट नेशनल चंबल रिवर सैंक्चुरी इज़ दी ओनली एरिया जहाँ पे इसकी सब्सटेंशियल पॉपुलेशन है। फ्रेश वाटर में आपको गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्रा बेसिन दोनों में मिल जाता है, लेकिन सब्सटेंशियल पॉपुलेशन आपको नेशनल चंबल सैंक्चुरी में ही मिलती है विच इज़ एट द ट्राई जंक्शन ऑफ 3 स्टेट्स। अब उसके बाद इट इज़ अ फ्रेश वाटर टर्टल एंडेमिक टू साउथ एशिया, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल तीनों में मिलता है। IUCN स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और साइट्स की अभी अपेंडिक्स 1 में इसको इंक्लूड किया गया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का शेड्यूल 1 है, और अगर 2022 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात की जाए तो उसमें शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 दोनों आ जाएंगे, राइट। सो दैट वाज रिगार्डिंग योर रेड क्राउन रूफेड टर्टल। उसके बाद ऑपरेशन टर्ट शील्ड की भी तारीफ हुई साइट्स के स्कॉप में, ठीक है। अब ये जो साइट्स का कॉप है इसमें टर्ट शील्ड की तारीफ हुई, क्योंकि टर्ट शील्ड ने ना काफ़ी ज़्यादा स्मगलिंग रोकी थी ऑफ टर्टल्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, एंड इट वाज लॉन्च्ड बाय WCCB विच इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। तो ये ऑपरेशन टर्ट शील्ड के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देन वी हैव CMS, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज़, ठीक है। अब इसको बॉर्न कन्वेंशन भी कहा जाता है, और ये जो माइग्रेटरी स्पीशीज़ है, अब देखो माइग्रेटरी स्पीशीज़ एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाएंगी तो थ्रू आउट ये प्रोटेक्टेड हो, इसके लिए वी हैव CMS। नाउ इट वाज साइंड अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ UNEP, ठीक है, क्योंकि जब भी CMS आता है साथ में UNEP लिखा हुआ आता है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अब इसमें हमारे पास दो अपेंडिसेस होते हैं। अपेंडिक्स 1 में वो माइग्रेटरी स्पीशीज़ आती हैं विच आर थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन, जो बहुत ज़्यादा इंडेंजर्ड हैं, ठीक है। तो 1 वाला जो अपेंडिक्स है ना, दोनों केस में एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन है, और अपेंडिक्स 2 में वो स्पीशीज़ आती हैं जिनको हमें प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, ताकि उनके नंबर्स कम ना हो, राइट। सो दैट इज़ देयर। अब इसका भी कॉप हर 3 सालों में एक बार होता है, और जो 13th कॉप था वो इंडिया में हुआ था इन 2020 इन गांधीनगर, गुजरात। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि CMS का जो कॉप है वो गांधीनगर, गुजरात में हुआ था, और यहाँ पर इसका जो मैस्कॉट था दैट वाज GB, दैट वाज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एंड द थीम वाज माइग्रेटरी स्पीशीज़ कनेक्ट द प्लैनेट एंड वी वेलकम देम होम। अब जो नेक्स्ट कॉप है वो 2023 में कॉप 14 कहाँ पे होगा, उज़्बेकिस्तान में। और अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया ने 1983 में इसको ज्वाइन किया, इंडिया ने 13th कॉप होस्ट किया। उसके बाद इंडिया ने ना MOUs साइन किए हुए हैं विच आर नॉन बाइंडिंग, नॉन लीगली बाइंडिंग। अब मैंने बताया जैसे कॉप जो साइट्स होता है दैट इज़ लीगली बाइंडिंग, बट वो डोमेस्टिक लॉस की जगह नहीं लेता। जो CMS है ना उसमें डिफरेंट चीज़ें हैं, कुछ लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट्स भी हैं, कुछ नॉन लीगली बाइंडिंग MOUs भी हैं। जैसे इंडिया ने MOUs साइन किए हुए हैं साइबेरियन क्रेन्स का 1998 में, मेरीन टर्टल्स का 2007 में, डुगोंग का 2008 में, और सबसे रिसेंट है 2016 रैप्टर्स, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल एशियन फ्लाईवे जो इंडिया से पास करता है
वो भी उसमें जितनी भी माइग्रेटरी बर्ड्स आएंगी ऑब्वियसली वो CMS के अंडर आएंगी, कुछ अपेंडिक्स 1 में आएंगी, कुछ अपेंडिक्स 2 में आएंगी, राइट. सो दैट वाज रिगार्डिंग योर साइट्स एंड CMS. उसके बाद ना एक टर्म है बॉन्ड चैलेंज. बॉन्ड कन्वेंशन तो CMS हो गया. बॉन्ड चैलेंज क्या है? बॉन्ड चैलेंज है कि हमें 150 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ वर्ल्ड्स डिफॉरेस्टेड एंड डिग्रेडेड लैंड को वापस लेकर आना है, रिस्टोर करना है बाय 2020 एंड 350 बाय 2030. इंडिया ने भी इसको ज्वाइन किया था COP21 ऑफ UNFCCC इन 2015 पेरिस अग्रीमेंट जहाँ पे लॉन्च हुआ था वहाँ पर. और इंडिया ने प्लेज काफ़ी बड़ा दिया था. इंडिया ने बोला था कि वो 13 मिलियन हेक्टेयर्स बाय 2020 एंड 8 मिलियन हेक्टेयर्स बाय 2030. तो दुनिया भर में सबसे बड़ा प्लेज इंडिया का था. और इसी के बेस पे ना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 1 ट्रिलियन ट्रीज इनिशिएटिव 2020 में लॉन्च किया था. तो ये कुछ डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए और रिफॉरेस्टेशन एफॉरेस्टेशन के इनिशिएटिव्स हैं. तो बॉन्ड चैलेंज और बॉन्ड कन्वेंशन में ज़रूर आप फ़र्क देखिए और कंफ्यूज ना हो. सो दैट वाज ऑल रिगार्डिंग साइट्स, CMS एंड बॉन्ड चैलेंज. और लास्टली मैं यही बोलना चाहूँगी, हमारी फुल लेंथ टेस्ट हैं, 9 फुल लेंथ टेस्ट हैं, 2000 रुपये के हैं. आप 10% ऑफ लगा सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड. एंड फुल लेंथ टेस्ट में हमेशा कहती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप नहीं बाय करना चाहते, वैसे तो ये बहुत ही छोटा अमाउंट है इफ़ इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू टू क्लियर द एग्जाम, बट अगर आप नहीं ज्वाइन करना चाहते तो आप UPSC के जो पेपर्स हैं उनको सॉल्व कीजिए. टाइम लिमिट 2 घंटे में सॉल्व कीजिए. स्कोर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. Take this whole process as a learning experience, right? So that was all for today. Thank you so much for being here and for listening to me. And अगर कोई भी doubt है regarding anything which I said in this video, please do write that in the comments below. Thank you so much. Have a nice day.